Welcome to Ignuwala. This assignment is developed by Ignuwala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range of chapter-wise reference books including many solved question papers for various IGNU courses. So let us start. तो हम कर रहे हैं सत्रीय कार्य जो है हिंदी भाषा लेखन कौशल का और उसका कोर्स कोड है BHDLA 136। हमारे पास पहला प्रश्न है शब्द रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। अब हमारे पास प्रश्न है पहला प्रश्न है शब्द रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो हमें बताना है शब्द रचना प्रक्रिया होती क्या है। तो इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभिन्न प्रत्यय लग जाने के बाद जब एक निश्चित रूप ग्रहण करके निश्चित कार्य करने लगते हैं तो वो शब्द या शब्द रूप कहलाते हैं। शब्द रूप निर्माण प्रक्रिया से नए शब्दों का निर्माण नहीं होता, जबकि ये वही शब्द रूप होते हैं, बस उसी शब्द को हमने एक नए तरीके से प्रेजेंट किया हुआ होता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जल्दी पढ़, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़िए और जल्दी पढ़िएगा। इन सब में क्या है, जो ये सब है इनमें कर्ता हमारा बदल गया है, मतलब जो कर्म कर रहा है वो अलग अलग है। यहाँ पे तू करता है, जो ये पढ़ो है उसमें तुम है, पढ़िए में आप है, पढ़िएगा में और पढ़िए में आप करता है। तो यहाँ पे इन दोनों में पढ़िए और पढ़िएगा में हमने सम्मान सूचक शब्द आप का इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे हमने तुम का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे तू का इस्तेमाल किया है। तो भाषाओं में एक शब्द से अन्य शब्द बनाने की प्रक्रिया शब्द निर्माण प्रक्रिया कहलाती है। इसमें क्या है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो शब्द निर्माण प्रक्रिया शब्द साधन अथवा व्युत्पादन भी कहलाती है। हम इसको व्युत्पादन भी कहते हैं। जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है अप प्लस शकुन अपशकुन, अन प्लस जान अनजान। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो आता है हमारे पास अब उपसर्ग। अब हम समझते हैं उपसर्ग क्या होता है। ऐसे शब्दांश जो किसी सब शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग होता है। तो संस्कृत के उपसर्ग हमारे पास ये दिए हुए हैं। ये सब क्या है, संस्कृत के उपसर्ग के एग्जाम्पल्स हैं ये। और नेक्स्ट पेज में हमारे पास है उर्दू के उपसर्ग। फिर हमारे पास है ये आते हैं हमारे पास हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के हैं भर, हमारे पास आता है उर्दू के उपसर्ग। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे हमारे पास है समालोचना, जिसमें सम प्लस आ प्लस लोचना, पर्यावरण परि प्लस आ प्लस वरण। अब है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के भी हमारे पास बे, हर और सर, गैर, दर, ये सब क्या है, उर्दू के उपसर्ग है हमारे पास। अब समझते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर किसी शब्द के अंत में लगते हैं, ये प्रत्यय क्या है, जो शब्द के अंत में लगता है। और उपसर्ग है, उपसर्ग लगते हैं शब्द से पहले और प्रत्यय लगते हैं शब्द के बाद में। जैसे आर, कर्ता सूचक। तो ये कर्ता सूचक मतलब जो ये कर्म करते हैं, ये क्या है, कर्ता सूचक प्रत्यय। इनमें है सुनार, लुहार, ये सब क्या है, कर्ता सूचक हैं। अबे भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स प्रेजेंट करते हैं। अबे विशेषण सूचक मतलब किसी की एक स्पेसिफिक क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। जैसे चालाक, चालक, लड़ाका, झगड़ालू, लजालू, ये सब क्या है, किसी की क्वालिटीज हैं। अब होता है लघुता सूचक प्रत्यय। जैसे वहाँ, पांचवा, चांदनी, जादूगरनी। संख्या एवं क्रमवाचक प्रत्यय। संख्या मतलब जिसमें नंबर्स आ रहे हैं, दो, दुहरा, तिहरा, तीसरा, चौथा, चौगुना, ये सब क्या है, प्रत्यय। और ये है संख्या एवं क्रमवाचक प्रत्यय। अब आता है लिंग सूचक। लिंग मतलब जो आपको जेंडर प्रेजेंट कर रहा है। वचन सूचक, जैसे एक से अधिक है तो सड़कें, सड़क एक है, सड़कें, बोतल एक है, बोतल, वो बोतलें।
तो ये वचन हो गया, एक वचन से बहुवचन। फिर है क्रिया विशेषण सूचक प्रत्यय और यह है क्रिया बोधक प्रत्यय। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है, समाचार लेखन और संपादन के संबंध पर प्रकाश डालिए। समाचार लेखन का मुख्य कार्य जो हमें डिफरेंट सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको एक न्यूज़ का रूप देना है, तो वो हो गया समाचार लेखन। और संपादन क्या है, उसको इस हिसाब से एडिट करना। संपादन का मतलब होता है एडिटिंग, तो एडिट हम इस हिसाब से करें कि वो हमेशा समाचार लिखने से पहले पत्रकार को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसका दृष्टिकोण राष्ट्र और समाज के व्यापक हित से संबद्ध हो, मतलब वो राष्ट्र नेशन के लिए भी अच्छा हो और सोसाइटी के लिए भी जिस हिसाब से वो प्रेजेंट कर रहा है वो उसमें कुछ इनटॉलरेंस पैदा ना करे। अब आता है उल्टे पिरामिड की परंपरा। अब हमारे पास जो समाचार लेखन है उसकी जो राइटिंग का तरीका है उसमें क्या होने लगा है, उल्टे पिरामिड की प्रक्रिया फॉलो होने लगी है। जैसे कि उल्टा पिरामिड क्या है, उल्टा पिरामिड ये है कि यदि किसी के पास पूरा समाचार पढ़ने का समय नहीं है तो वो केवल एक पैराग्राफ से, केवल पहले अनुच्छेद से ही सारी खबर का सार जान सकता है। बड़े समाचारों के मुख्य बिंदुओं को बॉक्स में इसी उद्देश्य से डाला जाता है। यदि संबंधित समाचार में कुछ महत्वपूर्ण लोगों के विचार होते हैं तो उन्हें भी अलग बॉक्स में दिया जाता है। किसी के पास अगर कम समय है तो वो बॉक्स में ध्यान दे के उसको प्रॉपर तरीके से समझ सके कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें। अब है भाषा और तथ्यों का जादू। हमें इस प्रकार से प्रेजेंट करनी है अपनी लैंग्वेज कि वो किसी को, मतलब जो हम लैंग्वेज हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो इस तरीके से हो कि वो ना तो बोर होने का हो, ना तो समाचार उबाऊ हो, ना भ्रम पैदा करे। बस इतने सही ढंग से हम सूचनाएं भी सही ढंग से संप्रेषित नहीं होती। एक संवाददाता का कौशल होता है कि वह कितनी निपुणता से सही शैली का प्रयोग करके समाचारों को प्रस्तुत करता है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। 10 दिन में ही बदहाल हो गया कश्मीरी गेट। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हम इस छोटी सी हेडलाइन से ही जान सकते हैं कि हमारे पास जो कश्मीरी गेट है उसमें क्या क्या दिक्कतें, मतलब इतना बुरा हाल हो गया है उसका कि उसमें क्या क्या दिक्कतें होने लगी। देखो उन्होंने एक बॉक्स में डाला है, बॉक्स में आपने ये देख लिया शौचालय गंदे, पीने तक का पानी नसीब नहीं। तो ये है हेडिंग्स। तो ये हेडिंग्स के बेसिस पे इन्होंने क्या करा है, एडिटिंग बहुत अच्छी तरीके से करी है। अब हमें संवाददाताओं से तालमेल। संवाददाताओं से तालमेल मतलब समाचारों के चयन, उनकी प्रस्तुति, संपादन आदि की जिम्मेदारी समाचार डेस्क टीम की होती है। और यह टीम क्या करती है, घटनाओं को और नई खबरों के स्तर पर भी काफ़ी सतर्क रहती है। किसी घटना का अगर उल्लेख नहीं हुआ है या नए तथ्यों को शामिल करना ज़रूरी है, मतलब जैसे अगर कोई एक न्यूज़ आपने प्रेजेंट करी है और उस न्यूज़ में रोज़ नए नए पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आपको हर रोज़ उस पॉइंट को अपने तथ्य में ऐड करना है। तो वो क्या हो गया, ये एक तालमेल का तरीका है। इसी प्रकार किसी महत्वपूर्ण घटना की खबर यदि संवाददाता को नहीं मिले तो वह इसके निर्देश देता है, साथ ही दूसरे शहर में घटित घटनाओं की जानकारी के लिए वहाँ संवाददाताओं से संपर्क बनाए रखता है। और ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद की ज़रूरत। अनुवाद इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपको इजीली समझ में आए। फिर है पेज बनवाने की जिम्मेदारी। पेज भी इस तरीके से बनाओ कि पेज आकर्षक लगे और पाठकों को आसानी से सारी खबरें नज़र भी आ जाएं। इसलिए पृष्ठों मतलब इसमें बाएं और एक कॉलम के हाशिए में छोटी खबरों को तथा बाकी पृष्ठ पर बड़ी छोटी खबरों को स्थान दिया जाता है। समाचारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सही खबर पहुंचाना। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, भाषा और तथ्यों की सावधानी। भाषा तथा तथ्यों की सावधानी की विश्वसनीयता के लिए ज़रूरी है और ऐसी शैली का प्रयोग करना चाहिए जो सहज, सरल एवं रोचक भी हो, जिससे पाठक उसे रुचि से पढ़ें। इसलिए हम क्या कहते हैं, उल्टे पिरामिड की परंपरा को अधिक प्रभावी माना जाता है, जो कि एक समराइज्ड वे में न्यूज़ को प्रेजेंट करती है। और हमारे पास है खंड ख। उसका प्रश्न है, रचना की समानार्थकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अनुवाद कार्य में शब्द के लिए प्रतिशब्द की तलाश और वाक्य के लिए प्रतिवाक्य बनाने की सारी कोशिशें रचना के स्थान और प्रतिरचना के लिए निर्माण के लिए होती है। वाक्य में घटाव बढ़ाव कोशगत अर्थ से भिन्न अर्थ लगता है। शब्दों के क्रम को बदलना, एक वाक्य को तोड़कर एक से अधिक वाक्य बनाना और एक से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में गठित करने के जैसे कौशल अनायास ही नहीं आते। इनके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है।
अनुवाद जैसे ट्रांसलेशन कैसा हुआ है इसकी जांच के लिए क्या करते हैं, मूल रचना या अवतरण को एक ओर रखकर हिंदी पाठक की तरह उसे स्वतंत्र रचना और अवतरण मानकर पढ़ें। अनुवाद क्या है, एक आर्ट है। हम इस तरीके से किसी चीज़ को ट्रांसलेट करें कि वो किसी को पता भी ना चले कि ये ट्रांसलेटेड है और ऐसा लगे कि ये ओरिजिनली ही इस तरीके से लिखी गई थी। तो ये क्या है, रचना की समानार्थकता। किन्हीं दो भाषाओं का वाक्य रचना समान नहीं होता, उसमें उसके शब्दों में क्रम समान नहीं होता। जैसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ड्स ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। अगर हम सेम टू सेम वैसी कॉपी करेंगे तो वो कभी भी सही से वाक्य नहीं बन पाएगा। इससे अच्छा क्या होगा कि आप छोटे छोटे वाक्य बनाएं ताकि उनमें कसाव बना रहे। कसाव मतलब कि वो आपके लिए बिल्कुल कैची रहे। मतलब आप ऐसे एकदम से आप जैसे अगर बहुत बड़े सेंटेंसेस है तो आप उसमें क्या होंगे, खो जाएंगे। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आगे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, पीछे वाला क्या कह रहा है। तो ये क्या होता है, बड़े वाक्यों में अर्थ बिखर भी सकता है, उनके प्रभाव में कमी आ सकती है और गलतियां भी हो सकती हैं। तो इसीलिए छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने चाहिए ताकि वो इजीली समझ में आ सकें। हमारे पास है सार लेखन का प्रश्न 4 है, सार लेखन का सोदाहरण वर्णन कीजिए। सार लेखन क्या हुआ, समरी। तो हम समरी किस तरीके से लिखें कि वो मतलब उसमें मेन चीजें भी आ जाए और हमारा समराइज्ड वे में प्रेजेंटेशन भी हो जाए। तो उसका उत्तर है, किसी गद्यांश के मुख्य भावों को समझकर उसे संक्षेप में लिखना ही सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। तो इसके लिए हमें मेन बातें जो ध्यान रखनी होती हैं, मूल संदर्भ के शब्दों को गिनकर किसी जगह लिख लेना, मूल संदर्भ को 2-3 बार ध्यान से पढ़कर उसके बाद अलग से लिखना, मुख्य बातों से संबंधित सहायक बातों को भी अलग करना, मुख्य और सहायक बातों के आधार पर सबसे पहले सार या संक्षेपण का शीर्षक लिखना चाहिए। मुख्य बातों पर आधारित 6 या 7 अति लघुत्तरीय प्रश्न बनाकर उन्हें विषय के अनुसार क्रम बनाकर लिख लेना चाहिए। अब उन प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखकर उन्हें आपस में जोड़ देना चाहिए। यही सार लेखन या संक्षेपण कहलाएगा। ये क्या है, कोई गणित नहीं है। इसमें 2 या 2 से कम शब्द हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं, परंतु अंतर अधिक होने पर अपने द्वारा लिखे 1 या 2 प्रश्नों के उत्तर को पुनः कम या ज्यादा शब्दों में लिखना चाहिए। किसी पाठ का सार लेखन करने से पूर्व उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। उसमें व्यक्त मूल या केंद्रीय भाव को समझना चाहिए। तो उसमें जो मेन व्यक्त मूल है और या केंद्रीय भाव जिसे कहेंगे वो क्या है, वो समझना चाहिए हमको सबसे पहले। फिर पाठ के मुख्य भावों को रेखांकित कर लेना चाहिए, मतलब अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अंडरलाइन करने के बाद क्या है, जो मुख्य भाव आपने पढ़े हैं उनको अपने शब्दों में लिख लेना चाहिए और दूसरे पाठ के आधार पर नोट्स ले लेने चाहिए। सार लेखन के बाद पाठ का शीर्षक देना चाहिए। आकार की दृष्टि से सार लेखन मूल पाठ का 1/3 होना चाहिए। सार लेखन के बाद उसे 2 बार पढ़ लेना चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार का दोष न रह जाए। अब यहाँ पे क्या है, अब गद्यांश दिया हुआ है जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक समराइज प्रेजेंटेशन है। इसमें क्या है, कंप्यूटर विकास को हम 5 पीढ़ियों में विभाजित कर सकते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, फिर उन्होंने दिया है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे, फिर दिया है तीसरी पीढ़ी के, फिर चौथी पीढ़ी के, फिर 5वीं पीढ़ी के। तो उन्होंने क्या किया है, समराइज्ड वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है इसको। अभी क्या है, हमारे पास एक बड़ा पैराग्राफ दिया है, हमें इसको क्या करना है, समराइज्ड वे में प्रेजेंट करना है। तो ये सबसे पहले मुख्य बात क्या करा है, कंप्यूटर का विकास कौन सी 20वीं शताब्दी में हुआ था। फिर हजारों वर्ष पूर्व अबेकस जैसे यंत्र का विकास, कंप्यूटर विकास की 5 पीढ़ियां, यंत्र, सामग्री और ये सब। भावी कंप्यूटर मनुष्य की आवाज को समझ सकेंगे और सूचना संसाधन की क्षमता का विकास हो जाएगा। अब आता है हमारे पास शीर्षक, कंप्यूटर का विकास, उपयुक्त मुख्य बिंदुओं का आधार पर सार लेखन किया हुआ है। तो ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसका सार लेखन इतना इसमें कर दिया है। तो देखिए, इसमें कंप्यूटर का विकास भी बता दिया, वैक्यूम ट्यूब जो इसमें यूज हुई है, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड चिप, माइक्रो प्रोसेसर। फिर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में बता दिया कि यांत्रिक बुद्धिमत्ता के प्रयोग से कंप्यूटर मानव की आवाज़ समझने योग्य भी हो जाएंगे। फिर गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने अहिंसा को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया। अहिंसा को ही उन्होंने सामाजिक और आर्थिक संघर्षों का एकमात्र समाधान बतलाया। उनका सारा जीवन अहिंसा पर ही आधारित है। तो ये गांधी जी के बारे में भी है। तो ये क्या किया हमने, सार लेखन था। अब हमारे पास आता है प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली की विशेषताएं। प्रत्यक्ष वार्तालाप इज डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन और डायरेक्ट इंटरैक्शन। तो वो किस तरीके से हो सकता है, इस प्रकार की शैली द्वारा अपने
वह अपने विचार बड़े ही प्रभावशाली रूप में प्रकट कर देता था। ये किसी का दृष्टिकोण है। हमारे पास शिक्षा की बात आई तो इस वर्ष एक परिवार में शैक्षणिक विकास की बात भी कर ली जाए। विकास शब्द पर आपको उज्र ना हो तो पतन कह लीजिए। यूं तो विकास भी, पतन क्या होता है? पतन होता है उल्टी तरफ। विकास इज ग्रोथ, पतन इज पतन अवनति कहते हैं जिसे। विकास तो उन्नति है और पतन होती है अवनति। तो प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली क्या है? आख्यान परक लेखन के अंतर्गत लेखक पाठक से सीधे बातचीत करते हुए अपना दृष्टिकोण भी प्रकट करने का प्रयास करता है डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में। एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार में माँ बाप का एकमात्र छोटा मोटा या बड़ा सपना यही तो होता है कि बच्चे पढ़ लिख लें, ठीक ठाक डिग्री ले लें और किसी नौकरी में जम जाए। बंधा बंधाया वेतन, फिर दहेज, फिर बहू, फिर बच्चे, नाती पोतों की हिचपिच, संकरी सी ट्रैक पर भागते सपने। एक निरंतर बाधा, एक छोटा सा सपना और वह भी अधूरा सा ही साकार हो जाए। कितनी बाधाएं सपनों की टांगों में उलझती हैं और कितने ही लहूलुहान होकर दौड़ से बाहर हो जाया करते हैं। परिवार बस टूटे हुए सपनों का मलबा बनकर रह गया है। घर के हर कोने में स्वप्न टूटे फूटे पड़े हैं। वे जिन्हें बड़े धरोहर से सहेजा पाया था, कभी अब धूल खा रहे हैं। इन सपनों में सबसे ज्यादा सपन में वो जीजी ने कभी गुच्चन, लल्ला और आदि के लिए देखे और सहेजे थे। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली, जिसमें लेखक पाठक से सीधे बातचीत कर रहा है। अब आता है तार्किक लेखन प्रक्रिया। तार्किक लेखन इज डिबेट। इसे हम क्या कहते हैं? डिबेट हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं? विषय वस्तु का चयन करते हैं। विषय वस्तु इज जो मेन टॉपिक है उसके बारे में क्या क्या लिखना है। तार्किक लेखन की प्रक्रिया में विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु के चुनाव का विशिष्ट महत्व है। विषय वस्तु का चुनाव होने के बाद उस विषय वस्तु में क्या क्या लिखना है, इसका मानसिक ढांचा, लिखित ढांचा हमारे मस्तिष्क में बन जाना चाहिए। उसके बाद अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए तार्किक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। अब प्रक्रिया की व्याख्या, कार्य कारण संबंध। तार्किक लेखन की प्रक्रिया में व्याख्या करना अत्यधिक आवश्यक होता है। फिर कथन के समर्थ में तर्क, जैसे अगर हम कोई किसी डिबेट में हमने पार्टिसिपेट किया है तो वो होती है किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में। तो तर्कों का भी क्या होता है? एक परोक्ष प्रभाव होता है। जहाँ कथन और तर्क का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, तर्क के सूत्र मिलते हैं जिससे कथन के साथ संबंध बनाना होता है। फिर हमारे पास आता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हम जितने हमेशा सटीक देंगे, जो उदाहरण हम कथन के संदर्भ में प्रयुक्त करें उससे ऐसा आभास होना चाहिए कि वे कथन को एक परिप्रेक्ष्य, मतलब एक कथन को पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। तो हमें जो डिबेट होती है उसके लेखन में हमें सबसे पहले ये सब 4 बातों का मेन ख्याल रखना चाहिए। हमारे पास है भाषा की प्रकृति की समझ पर प्रकाश डालिए। तो भाषा की प्रकृति क्या होती है? अनुवाद करते समय अनुवादक का प्रथम दायित्व है कि वह अनुदित भाषा की प्रकृति की रक्षा करे। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के 2 वाक्य देखिए। आई वंडर इफ दिस इज ट्रू, आई हैव 2 sons। तो ये क्या है? ये उन्होंने क्या किया है? उसको अनुवाद करने के लिए दिए हैं। मुझे आश्चर्य होगा कि अगर यह सच है, मेरे पास 2 पुत्र हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो अनुवाद में त्रुटि है। इफ लगाकर बनने वाले वाक्यों को हिंदी में परिवर्तित करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसका अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा यानी हिंदी की प्रकृति का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। पहले अंग्रेजी का सही अनुवाद होगा। अंग्रेजी के दूसरे उदाहरण में हैव का प्रयोग हुआ है। मैंने हैव का अनुवाद हिंदी में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है, मेरे पास पुस्तक है। आई हैव लेफ्ट माई हाउस, मैंने अपना घर छोड़ दिया है। तो ये सब क्या है? जैसे ये आई हैव 2 sons हैं, तो उसका अनुवाद क्या होगा? मेरे 2 पुत्र हैं, ना कि मेरे पास 2 पुत्र हैं। हैव का यहाँ पे पोजेशन से मतलब है मेरे पास। तो हमने लिखा है मेरे 2 पुत्र हैं, ये सही है। मेरे पास 2 पुत्र हैं, ये नहीं। इसका कारण है कि हम हिंदी में मेरे पास को 2 पुत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। हैव का प्रयोग पास शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं। आई हैव 2000 रुपीज़, मतलब मेरे पास 2000 रुपए हैं। तो ये पास है। वाक्य के स्वरूप के अनुसार उसका रूप बदलता रहता है, अतः इसका प्रयोग समझ बूझकर करना चाहिए। अब हमारे पास है प्रश्न 8, संक्षेपण किसे कहते हैं? संक्षेपण क्या है? संक्षेपण वह कला है जिसे अनुभव ज्ञान के आधार पर संबद्ध सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए साधा जाता है।
संक्षेपण और समरी में डिफरेंस है। संक्षेपण क्या होता है? प्रेसिस राइटिंग कहते हैं हम इंग्लिश में, उसे हम संक्षेपण हिंदी में कहते हैं। प्रेसिस राइटिंग, संक्षेपण और सारांश में अंतर है। संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण 1/3 होता है। संक्षेपण मूल का 1/3 होता है और सारांश मूल का लगभग 20वां हिस्सा होता है। तो उसमें क्या होता है? संक्षेप में हम अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, किसमें? सारांश में। जबकि संक्षेपण में मूल विषय की बातों को क्रमबद्ध रूप से 1/3 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा? संक्षेपण। संक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिस राइटिंग। प्रश्न 9, व्याकरणिक शुद्धता से क्या अभिप्राय है? व्याकरणिक शुद्धता मतलब ग्रामेटिकल, जो ग्रामेटिकली जो हमारी एरर्स होती हैं वो ना हो, तो इसके लिए इससे हम क्या समझते हैं? शब्दों के ज्ञान के साथ साथ भाषा के व्याकरण का ज्ञान भी प्रभावी लेखन की एक प्रमुख शर्त है। अगर हम अच्छा लिखना चाहते हैं तो हमें व्याकरण मतलब कि ग्रामर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जिन लेखकों को भाषा का बहुत अधिक ज्ञान होता है तो वे सहज रूप से शब्द या वाक्य प्रवाह में भाषा का प्रयोग करते हैं। जिनको ज़्यादा नॉलेज होता है तो वो फ्लो में लिख पाते हैं आसानी से, इसलिए शुद्ध भाषा का व्याकरण ज्ञान आवश्यक है। किंतु अभ्यास के बाद सुंदर एवं मनोहर भाषा बनती है। लेखन एक ऐसा भाषा कौशल है जिसे हम बोलने में प्रयुक्त ध्वनियों से निर्धारित चिन्हों और प्रतीकों को कागज पर उतारते हैं। लिखने के लिए अपेक्षित भाषा है जो कुछ अभिव्यक्त करना है अर्थात लिखा जाना है, उसे क्रमबद्ध रूप में लिखने की मानसिक योजना पहले ही बना लें। इसलिए क्योंकि अधिकांशतः हम अपने लिए नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए लिखते हैं। हमारा लिखने का उद्देश्य यही होता है कि जो हम लिख रहे हैं उसका अनुकूल प्रभाव पड़े और दूसरे व्यक्ति हमारी भाषा को समझ पाएगा। तो हमें व्याकरणिक शुद्धता समझनी चाहिए। प्रश्न 10 है, विषय की रूपरेखा कैसे तैयार की जानी चाहिए? किसी भी विषय की रचना करने के लिए उसकी रूपरेखा मतलब कि उसका एक हमें पॉइंट ऑफ व्यू अपना बना लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से उस चीज़ को लिखना है, ताकि हम विषय से इधर उधर भटकने से बच जाएं। यदि आप अपने विषय की स्पष्ट एवं सटीक रूपरेखा तैयार करेंगे तो आपको आपकी रचना को बार बार पढ़कर उसके बिंदुओं को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही आप जो आपने टाइटल दिया है उसके मुख्य बिंदुओं से आप नहीं भटकेंगे और अपनी विषय को सही डायरेक्शन में ले जा सकेंगे और अच्छे से आप लिख पाएंगे अगर आपने विषय की रूपरेखा अच्छी बनाई है। तो यदि रचना जटिल हो, जटिल मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, तो उसके लिए रूपरेखा बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। उसके मुख्य बिंदु मतलब मेन पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से होने चाहिए और उन्हें कहाँ कहाँ से प्रारंभ करना है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसका विस्तार करना है और कैसे उसका समापन करना है। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com and to get reference book for the subject, please visit neerajbooks.com, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50 plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.